संपूर्ण विश्व के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र आगरा। ताजमहल, किला, सिकंदरा, एतमोदौला, कैलाश, रौनकता जैसी 200 से अधिक धरोहरों को बाहों में समेटे आगरा सूरदास, तानसेन, बाबू गुलाब राय, रांगेय राघव, नजीर, गालिब, मीर और आगरा घराना जैसी साहित्यिक सांस्कृतिक विरासतों को जीवंत करता आगरा। और इसी आगरा की एक ऐसी शख्सियत जो ज्ञान, सहजता, सरलता और सांस्कृतिक सोच की प्रतिमूर्ति हैं, जिन्हें सुनकर इतिहास के नए नए पृष्ठ खुलते चले जाते हैं। साहित्य, पर्यटन और संस्कृत की त्रिवेणी श्री अरुण डंग। अरुण डंग, जिनकी अंतश्चेतना में आज भी सूफी संत वारिस शाह और बुल्ले शाह के ये स्वर गूंजते रहते हैं। जिस दिन को साजन बिछड़े हैं, जिस दिन को साजन बिछड़े हैं, तिस दिन का दिल बीमार होया, तिस दिन का दिल बीमार होया। दिन रात तमाम आराम नहीं, अब शाम पड़ी वो शाम नहीं, अब शाम पड़ी वो शाम नहीं। उसदा मुख एक जोत है, घूंघट है संसार, घूंघट में ओहे छुप गया, मुख पर आंचर डार। उनको मुख दिखलाए है जिनसे उसकी प्रीत, उनको मुख दिखलाए है जिनसे उसकी प्रीत। उनको ही मिलता है वो जो उसके है मीत। वारिस शाह और बुल्ले शाह के कलामों की गूंज उनके खून में शामिल है और गालिब उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अविभाजित हिंदुस्तान की एक छोटी सी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों को अपनी बाहों में समेटे एक टाउनशिप सांगला हिल की हवाओं में घुले वारिस शाह और बुल्ले शाह के सूफियाना कलामों को उनके पिता स्वर्गीय श्री रंजीत राय डंग जी ने अपनी अनुभूतियों का हिस्सा बना लिया था, जो विभाजन के बाद सांगला हिल छोड़कर आगरा आकर बसने के बावजूद उनकी यादों से कभी अलग न हो सका। सांगला हिल्स के बारे में अरुण जी बताते हैं। सांगला हिल्स अब नानकाना साहिब में है, जहाँ गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, और इसी में एक और हमारे गांव से सटा हुआ गांव भी है जिसे मंगतान वाला गांव कहते हैं। मंगतान वाला गांव जो है उसमें सर गंगाराम का जन्म हुआ, जो फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर कहलाने लगे हैं। कितने ही इमारतें लाहौर में, कितने ही इंस्टीट्यूट, कितने ही हॉस्पिटल, PWD से लेके टेलीग्राफ ऑफिस तक ही नहीं, इंग्लैंड के अंदर भी उनके कंट्रीब्यूशन के लिए अंग्रेज़ों ने वहाँ पर उन्हें काफ़ी साल तक रखा। वो भी इसी गांव और इसी क्षेत्र के आसपास थे। मौर्य और सिकंदर के इतिहास से जुड़ी हुई सांगला हिल, जो कभी शेखुपुरा जिला का भाग थी,
बेशक वर्तमान में गुरु नानक देव जी की जन्मभूमि ननकाना साहब की एक तहसील है, किंतु सूफी संत बुल्ले शाह और ही रांझा की प्रेम कहानी को अमर कर देने वाले वारिस शाह से इसका संबंध नहीं है, अपितु अमर प्रेमी रांझा के तख्त हजारा तथा शहीद आजम भगत सिंह के गांव बंगा से भी इसका आत्मीय संबंध है। और दृढ़ व्यक्तित्व, त्वरित निर्णय क्षमता, आर्य समाज और ऋषि दयानंद के स्पष्ट विचार एवं सनातन आस्था की सुगंध के साथ इस साहित्यिक गीत विरासत को अपनी रगों में समेटे हुए रामनगरी डंग परिवार में 17 नवंबर सन 1949 को सैनिक अस्पताल आगरा में जन्म हुआ साहित्य, संस्कृत और पर्यटन को समर्पित श्री अरुण डंग जी का। अविभाजित हिंदुस्तान और अब पाकिस्तान के गुजरांवाला के रामनगर में अरुण जी के पिता श्री रणजीत राय डंग जी का जन्म हुआ था। लायलपुर, जो अब फैसलाबाद कहलाता है, वहां की प्रसिद्ध आढ़त फर्म कृपाचंद नानकराम, जो पिंडी भटिया में थी और अब फरीदाबाद जिले की मुख्य तहसील है, लोहड़ी पर अपने आप जो दूल्हा भट्टी के गीत फोटो पर आ जाते हैं ना, उनका जन्म भी वहीं पर हुआ था। उसी में अरुण जी के दादाजी सेवारत थे और जब इस फर्म ने सन 1932 में सांगला हिल में अपनी शाखा खोली तो दादाजी को उसमें भागीदार बना लिया। रंजीत राय जी इलाहाबाद बैंक के मुलाजिम हो गए थे। सन 1945 में अपने पिता की अवसान के बाद अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर उनके स्थान पर व्यापार संभालने लगे। सन 1947 में विभाजन की त्रासदी रंजीत राय जी को विभाजन के बाद मां हीरा देवी, पत्नी प्रकाश रानी, भाई जगदीश चंद्र, मोहनलाल और राजेंद्र कुमार एवं पुत्र महेंद्र और पुत्री नीलम के साथ आगरा ले आई। 1 अप्रैल सन 1948 को ग्रैंड होटल आगरा छावनी को जनाब फिदा हुसैन साहब से किराए पर लिया गया और फिर सन 1954 में खरीद भी लिया गया। आज आगरा के प्राचीनतम लगातार चलने वाले होटल के रूप में ग्रैंड होटल ताजमहल के साथ साथ आगरा की सांस्कृतिक पहचान भी बन चुका है। आगरा से एक और नाम जुड़ा हुआ है विश्व में उर्दू शायरी के सबसे महान शायर मिर्जा असद उल्लाह खां गालिब का। गालिब, जिनका अंदाज़े बयां सबसे अलग था। गालिब के इस मुख्तलिफ अंदाज़े बयां की आध्यात्मिक रूमानियत कब उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई, यह गालिब को अपना सहयात्री मानने वाले और उनकी शायरी में हर समस्या का हल पा लेने वाले अरुण जी के लिए भी पता पाना आसान नहीं है। संभवतः यही कारण था कि मिर्जा गालिब की 200वीं जयंती पर उनकी गजलों और शख्सियत पर केंद्रित बज़्म-ए गालिब का आयोजन 27 दिसंबर सन 1997 में शुरू हुआ, जो निरंतर हर वर्ष होता ही आ रहा है। कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे
यूं तो अरुण जी किशोरावस्था में ही कागज पर अपनी मासूम कल्पनाओं को उतारने लगे थे, लेकिन गीतों की रसभरी गागर का स्वाद उन्होंने अपने बड़े भाई महेंद्र जी के गीतों से ही चखा। प्रोफेशन के रूप में चिकित्सा का क्षेत्र चुनने वाले महेंद्र जी की नसों में खून कम और प्रेम के गीत ज्यादा बहते थे। मधु मधु छलकाती जा, मधु मधु छलकाती जा, मधु मधु छलकाती जा, मधु मधु छलकाती जा। और इन गीतों के माधुर्य और धर्मयुग पराग मनमोहन जैसी पत्रिकाओं ने अरुण जी के अंदर एक साहित्यिक प्यास को जन्म दिया। इस प्यास को सुदर्शन की कहानी हार जीत गुलेरी जी की उसने कहा था, प्रेमचंद जी की गवन और गोदान और आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की वैशाली की नगर वधु ने और भी बढ़ा दिया, जिसमें बाद में शामिल हुई चित्रलेखा, मृगनयनी, इकाई दिहाई सैकड़ा जैसी रचनाएं और शिवानी की अनेक कहानियां। इन्हीं सबके प्रभाव ने जब मूर्त रूप लिया तो अरुण जी के अंदर का कहानीकार जाग उठा, जिसने यही इस परिसर में जन्म लिया। उन्हीं के शब्दों में कैसे शुरुआत हुई थी उसकी, सुनिएगा। मैं बगीचे उद्यान के पास बैठा हुआ था। अचानक ही मेरे मुंह से बाखास्ता निकली कुछ पंक्तियां। तपती दोपहरी में सूर्य की तप्त किरणें जब तेरे मखमली जिस्म को तपा जाती होंगी, तब तुझे मेरा नाम तपन याद हो आता होगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पूर्ण विकसित चांद को देखकर मुझे पूर्णिमा तुम याद हो आती हो। बाद में ये पूरी एक कहानी की शक्ल रह गई और कायाकल्प के नाम से इसका प्रसारण भी हुआ। मथुरा से, शायद मथुरा से और आगरा ने भी 2 जगह किया इसे। धर्मयुग की साहित्यिक छवि ने अरुण जी के अंदर जो दीवानगी पैदा की, उसने धर्मयुग के तत्कालीन संपादक धर्मवीर भारती जी से मिलने की जिज्ञासा जगा दी, जो पत्रकार राजकुमार सिंह जी के प्रयत्नों से सन 1985 में जाकर शांत हुई। और फिर अरुण जी की एक कहानी 0 ± 0 = 0 1985 में धर्मयुग में प्रकाशित हुई, जिससे उत्पन्न आह्लाद ने उन्हें 3 दिनों तक सोने नहीं दिया। कहानियों के कितने ही प्लाट इस युवा मन में उमड़ते घुमड़ते रहते थे और वे आधी अधूरी कागजों पर उतरती भी रहती थी। उनमें से पहली कहानी ने सन 1973 में आकार लिया, जो पहले एक स्थानीय पत्र में प्रकाशित हुई और फिर मथुरा आकाशवाणी ने और फिर दिल्ली आकाशवाणी ने इसे प्रसारित किया। सन 1968 में अरुण जी ने बीएससी के छात्र के रूप में आगरा कॉलेज में कदम रखा। तब वो केवल 19 वर्ष के थे और कॉलेज लाइफ, राजनीतिक उठापटक, यूनियन और इन सब के बीच उहापोह में डूबते उतराते युवा मन की धड़कनों को जब अरुण जी की कलम ने सहेजना चाहा, तो वो विस्तार लेकर एक उपन्यास के रूप में सामने आई। नाम था 4 सुलगती रूहें। ये था सन 1971 का साल। अरुण जी के अपने ही शब्दों में, मैं ये दावा नहीं करता कि केवल 4 प्रकार की रूहें ही इस प्रकार की होती हैं जो सुलगती हैं। ऐसी कई किस्म की रूहें हैं जो सुलगती रहती हैं, परंतु इस सुलगते विश्व में मैंने 4 सुलगती रूहों को ही निकाला है। इनमें से एक रूह शराब के नशे में सुलगती है, तो दूसरी अपनी शौकी चंचलता और रूप की आग में, तीसरी किसी का प्यार पाने को सुलगती है, तो चौथी अपना प्यार लुटाने को। सिनेमा का जादू तब भी सर चढ़कर बोलता था। इस उपन्यास पर इसका पूर्ण प्रभाव था। उसके बाद एक मीठी लड़की और तेरे नाम का प्रकाशन सन
1972 में हुआ और अरुण जी का नाम आगरा के साहित्य जगत में एक उपन्यासकार के रूप में स्थापित होने लगा। तभी तो विख्यात साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र मिलन ने आगरा की सड़कों पर शीर्षक लेख में कहा, शहर की सड़कों पर उपन्यासों का कुतुब बनाते हुए दिखेंगे हमारे अरुण रंग जी। इसके बाद उनके 2 उपन्यास और प्रकाशित हुए। सन 1976 में हथेलियों के मध्य और सन 1986 में, और फिर इसी बीच सन 1976 में उनकी जिंदगी में सहधर्मिणी के रूप में कदम रखा श्री गोपाल दास बत्रा जी की बड़ी पुत्री प्रेम ने, और प्रेमा बनकर अरुण जी के साथ यूरोप, अमेरिका और कनाडा में अपने हर सिंगारी सपनों को साकार करती हुई मधुयामिनी के बाद जब आगरा लौटी तो परिवार में सुगंध ही सुगंध फैल गई, और इस प्रेम की सुगंध ने पुनः जब आकार ग्रहण किया तो परिवार में 2 नन्हे फूल खिले। सन 1980 में पहला पुत्र अतीफ और दिसंबर सन 1981 में अंकित। दिल्ली और पुणे से स्नातक एवं MBA करने के बाद अब दोनों ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न नगर में अपनी पत्नियों सोनल एवं रश्मि जी के साथ आनंद से पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं। कहानी और उपन्यास रचना के साथ साथ अरुण जी की कविताओं ने भी अनेक गंभीर विषयों को समझने की सार्थक कोशिश की, किंतु कविता की जो प्रथम पंक्तियां अरुण जी के हृदय से प्रस्फुटित हुई थीं, वे मजेदार भी हैं और उनका किस्सा भी मजेदार है। अरुण जी के ही शब्दों में, वह मेरे 10वां जन्मदिन था, यानी 17 नवंबर 1959 का दिन। खूब धूम धड़ाका था, माँ के हाथ के पकवान थे, पेट भर गया, बल्कि पेट के ऊपर का हिस्सा भी। और तभी आया घर के सदस्य जैसा होटल कर्मचारी नन्हे खां, जिसके हाथ में था समोसा, और इसे तो खाना ही पड़ेगा, उसने जिद की। तब मस्ती में मेरे मुंह से कुछ पंक्तियां अपने आप निकल पड़ी थीं। खूब खाया, पेट ने फिर उधम मचाया, नन्हे खां का मन्ना भाया, एक समोसा और ले आया। मैंने कहा, नन्हे भाई, इसके साथ लानी थी खटाई। इस प्रथम कविता के साथ मन कविता की ओर जो मोड़ा तो कक्षा 8 में एकलव्य पुस्तक का काव्यानुवाद ही कर डाला। फिर तो समय समय पर कविताओं का सृजन होता रहा। सन 1960 से कविता की ओर मुड़े मन ने जब करवट बदली तो सन 62 में ओ चीन तू हो सावधान, हम तेरे दांत उखाड़ देंगे पंक्तियों ने खूब प्रशंसा बटोरी। यद्यपि उनका कोई पृथक काव्य संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ, किंतु सन 1998 में डॉक्टर मिलन और सुशील सरित द्वारा संपादित साझा काव्य संग्रह काव्य कुंज अग्रवन में उनकी 10 काव्य रचनाएं संकलित हैं। उनमें से एक गजल कुछ यूं है। दर्द सहूं कैसे, कुव्वते इश्क से मायूस हूँ, दर्द सहूं कैसे। ए दरियाए दरियाए इश्क में पानी ही नहीं, बहू
कविताओं और कहानियों के साथ बना अरुण जी का रिश्ता जब आकाशवाणी के साथ जोड़ने का संयोग बना तो आगरा आकाशवाणी केंद्र ने अपने उद्घाटन के बाद सबसे पहले उन्हीं की कहानी स्थानांतरण प्रसारित की। यद्यपि इससे पूर्व भी उनकी कहानी कायाकल्प का मथुरा आकाशवाणी से प्रसारण हो चुका था, फिर भी जो क्रम चला फिर तो ऑन एयर पर अरुण जी छाते ही चले गए। इसी के साथ एक नया सफर शुरू हुआ। डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के सामुदायिक रेडियो 90.4 आगरा की आवाज के साथ, जिसमें आयोजित कई सांस्कृतिक परिचर्चाओं में और कार्यक्रमों में उन्होंने इतिहास के कुछ ऐसे अनछुए पहलू साझा किए जिन्हें रेडियो पर सुनकर युवा वर्ग भी उनका दीवाना बन गया। दिल्ली दूरदर्शन ने अपने 3 प्रोग्राम जमाना अपना अपना, उजाले की ओर और विकास की ओर का संपादन भार उन्हें सौंप दिया और तीनों ही प्रोग्राम बेहद सफल सिद्ध हुए। इसी बीच आगरा के सांस्कृतिक जगत से अरुण जी का नाता इतनी गहराई से जुड़ा कि वे इसका अविभाज्य अंग बन गए। सन 1986 की बात है। उत्तर प्रदेश पर्यटन मंत्रालय के प्रमुख सचिव सुरेंद्र मोहन जी के साथ जब अरुण जी बैठे हुए थे तो उनके मध्य वार्तालाप ने यमुनोत्सव की भूमिका बनाई और टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा के द्वारा लगातार 45 दिनों तक इसका आयोजन सन 1988 में हुआ। अरुण जी ने आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और यही यमुनोत्सव सन 1992 में प्रारंभ होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ताज महोत्सव का आधार बना। ताज महोत्सव से अरुण जी का भावनात्मक लगाव रहा है। सन 1992 से लेकर सन 1998 तक हर वर्ष ताज महोत्सव के प्रचार प्रसार के लिए वे एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी करते रहे, जिसमें ताज महोत्सव में भाग लेने वाले शिल्पी वो भी परंपरागत परिधानों में, नगर के कलाकार, विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट और आगरा की संस्कृति को झलकाती झांकियां, ये सब सारे नगर के आकर्षण का केंद्र होती थी। पुराने लोगों की स्मृतियों में तो आज भी ये शोभा यात्राएं जीवंत हैं। अरुण जी तब से इस ताज महोत्सव के सबसे सक्रिय और जिम्मेदार हिस्सा बने हुए हैं और ताज महोत्सव समिति ने भी उन्हें 20 से अधिक बार सम्मानित किया है। सन 1994 में एडीए ने ताजमहल के निकट विकसित ताज खेमा के प्रमोशन की जिम्मेदारी भी अरुण जी के ही कंधों पर डाल दी और तब वहां एक भव्य कार्यक्रम 90 दिनों तक आयोजित हुआ, ताज माधुरी, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों की प्रस्तुतियां बेहद सराही गई। आगरा के सांस्कृतिक परिदृश्य को सैटेलाइट पर उतारने के अरुण जी के स्वप्न को साकार किया निदेशक कृष्ण राघव ने। एक डॉक्यूमेंट्री जिसकी स्क्रिप्ट अरुण जी ने ही तैयार की, आगरा नामा, इस नाम से हिंदी में और सोनेट ऑफ आगरा नाम से अंग्रेजी में बनकर तैयार हुई और पर्यटन क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय हुई। लगभग इसी काल में एक प्रोजेक्ट शान मुगल दरबार नाम से और पूरा हुआ। अरुण जी की स्क्रिप्ट पर गुलजार साहब ने इसके निःशुल्क संवाद लिखे और रोशन कुमारी की शिष्या नंदितापुरी ने दीवाने आम आगरा में से प्रस्तुत किया। देश की राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्था युवक बिरादरी भारत के द्वारा 10,000 बच्चों को आगरा में एक सुर एक ताल कार्यक्रम के माध्यम से एकलव्य स्टेडियम में 2 बार प्रस्तुति भी आगरा का ऐतिहासिक आयोजन मानी गई और इसके संपूर्ण समन्वय की जिम्मेदारी अरुण जी ने ही निभाई। एशियाई खेलों के अवसर पर आगरा की समस्त अग्रणी सांस्कृतिक संस्थाओं को जोड़कर अरुण जी ने एशियाई सांस्कृतिक समिति का गठन किया और उत्तर प्रदेश पर्यटन के सहयोग से अनेक सांस्कृतिक आयोजन इस समिति के तत्वावधान में आयोजित हुए। आगरा किले में लाइट एंड साउंड शो के निर्माण की प्रेरणा
और उसके समन्वयन का श्रेय भी अरुण जी को ही जाता है। शरद चंद्र के उपन्यास शेष प्रश्न पर आधारित टीवी सीरियल में अभिनय, सौंदर्यीकरण समिति के अंतर्गत माल रोड पर चौराहों पार्कों का लंबे समय तक सौंदर्यीकरण, बालूगंज में सुंदरानी चैरिटेबल आई सेंटर की स्थापना में योगदान, अंतर्देशीय संस्कृति सेवा आश्रम, ईदगाह वेलनेस सेंटर आदि की स्थापना में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले अरुण जी को सम्मान भी खूब मिले। युवक बिरादरी भारत, लायंस ग्रुप इंटरनेशनल, चेतना, साहित्य संगीत संगम, भारतीय संगीतालय, खत्री बंधु सभा, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, डॉक्टर आम्बेडकर विश्वविद्यालय, रंगलीला, सेंटर फॉर ग्लोबल बिजनेस स्टडी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाशिंगटन आदि सैकड़ों संस्थाओं से सम्मानित अरुण जी में आज भी सृजन की प्यास है। इसी प्यास में सन 2023 में मध्य एशिया के मध्य यात्रा संस्मरण, सन 2005 में अमिट चिन्ह यात्रा संस्मरण, आगरा छावनी अंग्रेजों से पूर्व और पश्चात शोध प्रबंध और सन 2021 में बेनजीर नजीर जीवनी के साथ अन्य कई कृतियों का सृजन करवा डाला। एक हम साया की तरह हमेशा उनके साथ रहते उनके भाई अनिल डंग जी, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं वो उनके बारे में। मैं अनिल डैंग, अरुण जी का छोटा भाई। उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, सिर्फ 2-2.5 साल का फ़र्क होने की वजह से हम दोनों ने साथ साथ पढ़ाई की, साथ साथ क्रिकेट, बैडमिंटन और हॉकी खेली और साथ साथ ही इतनी बॉलीवुड फिल्म्स देखी कि शायद ही उस ज़माने की कोई फिल्म हो जो हम दोनों ने साथ साथ ना देखी हो। अरुण जी का शुरू से लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्ट रहा। हमारी हॉबीज़ और इंटरेस्ट में भी डिफरेंट थे, पर हम दोनों का साथ हमेशा साथ रहा। हम दोनों ने भारत भ्रमण भी एक साथ किया और शायद इसी वजह से हम हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि शायद ही आगरा में कोई विरला इंसान हो जिसको आगरा की हिस्ट्री की इतनी नॉलेज हो जितनी अरुण जी को है, और उनका गालिब के प्रति प्रेम तो जग जाहिर है। चलते चलते उनकी एक कविता जो मुझे भी अत्यंत प्रिय है, उन्हीं के शब्दों में। पत्थर ने झूम कर आकाश को चूम कर कहा, पत्थर युग फिर आएगा, कलयुग निश्चित जाएगा। पत्थर युग फिर आएगा, कलयुग निश्चित जाएगा। इसका सबूत मेरे पास है। जब मानव लो था तब कलयुग आया, जब मानव लो था तो कलयुग आया। अब मानव पत्थर है तो पत्थर युग आएगा और पत्थर ही सितारों से टकराएगा, पत्थर ही सितारों से टकराएगा, पत्थर ही सितारों से टकराएगा।